हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। देखिए बच्चों, बहुत दिनों में वीडियो आपको दी जा रही है और एक गुड न्यूज़ के साथ वीडियो दी जा रही है। गुड न्यूज़ ये है कि आप सभी को पता चल गया होगा ऑलरेडी कि आपके जो बोर्ड एग्ज़ाम होंगे उनके बारे में एक न्यूज़ आई है। कल एक मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में साफ साफ कर दिया गया है कि सभी बोर्ड एग्ज़ाम जो 12th के एग्ज़ाम थे वो कैंसिल नहीं होंगे, वो एग्ज़ाम होंगे। ठीक है, आपको जैसे न्यूज़ दिखाई दे रही होगी सामने साफ साफ लिख रहा हुआ है कि 1 जून को कोई डेट शीट आनी संभव है और लगभग 1 महीने का आपको समय मिलेगा। तो जुलाई में आपकी परीक्षाएं प्रस्तावित कर दी गई हैं। ठीक है, यूपी बोर्ड ने भी ये कहा है, न्यूज़ आपको दिखाई दे रही होगी, यूपी बोर्ड ने भी साफ कर दिया है शिक्षा मंत्री जी ने कि हमारी जो परीक्षाओं की तैयारी है वो कंप्लीट है। तो जुलाई में आपकी परीक्षा निश्चित है होनी बच्चों। तो जो बच्चे पढ़ रहे थे उनके लिए बहुत गुड न्यूज़ है, बहुत ही अच्छी खबर है। जो बच्चे नहीं पढ़ रहे थे उनके लिए एक दुखद खबर है, उनको इस बात से बहुत दुख हो रहा होगा। तो कुछ मीम्स हमने डाले हैं, ठीक है, और ये मीम्स जैसे जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो क्या बोल रहे होंगे, देखो वो बोल रहे होंगे अभी मजा आएगा बीडू। तो उनके लिए बहुत ही गुड न्यूज़ है। जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं तो उनके लिए भी एक मीम्स हमने बनाया है, वो क्या बोल रहे होंगे, वो बोल रहे होंगे गलत कर दिया रे देवा। तो बहुत गलत हुआ उनके साथ बच्चों, लेकिन सच्चाई यही है कि परीक्षा होनी ज़रूरी थी। ठीक है, ये तो हंसी मजाक की बात है बच्चों। तो आज की इस क्लास को मैं शुरू कर रहा हूँ। पिछली क्लास में सेट XY किया था और हमने इसके कुछ क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। तो आज की इस क्लास में मैं क्लास आपकी स्टार्ट कर रहा हूँ। और क्लास स्टार्ट करने से पहले जो है, कल जो क्वेश्चन हमने करा था 4th का गैप पार्ट हमने कर लिया था। उस क्वेश्चन में क्या बताया था, हमने एक चुंबकीय बल कैलकुलेट करा था। अब इसके गैप पार्ट पे हम चल रहे हैं। 4th का गैप पार्ट हमसे क्या बोल रहा है एक बार देख लेंगे सभी बच्चे अपने आंसर में। जो 4th क्वेश्चन है उसका गैप पार्ट क्या बोल रहा है, देखो बच्चों क्या बोल रहा है 4th का गैप पार्ट कि समस्थानिक एवं समभारिक का अर्थ समझाइए और निम्न नाभिकों में समस्थानिक एवं समभारिकों को वर्गीकृत कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और 3 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों। देखो समस्थानिक क्या होता है, समस्थानिक क्या होता है, देखो जैसे नाम से समझ में आ रहा है, इसको हम इंग्लिश में आइसोटोप बोलते हैं। ठीक है, आइसोटोप्स बोलते हैं इसको। वो परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक इक्वल होते हैं, परमाणु क्रमांक समान होते हैं, तो वो समस्थानिक बोलते हैं। ठीक है, तो जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं, जिनके परमाणु क्रमांक क्या होते हैं, समान होते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, उनको हम समस्थानिक बोल देंगे। करेक्ट है ये बात। समभारिक क्या होंगे, को बच्चों समभारिक हम क्या बोलेंगे, इसका भी नाम से आपको समझ में आ रहा होगा। समभारिक का मतलब होता है ऐसे परमाणु जिनका परमाणु भार तो समान हो लेकिन परमाणु क्रमांक अलग हो। इंग्लिश में हम इनको बोल देते हैं आइसोबार्स। ठीक है, तो जिनके परमाणु भार समान होते हैं उनको हम क्या बोल देंगे, उनको हम बोल देते हैं क्या, आइसोबार यानी समभारिक। अब क्वेश्चन में इसने दिया है कि हमारा एक तो 6C12 है, ठीक है, 6C13 है और 6C14 है और नाइट्रोजन उसने दिया है। इसमें वर्गीकरण कर रहा है कि कौन से समस्थानिक है कौन से समभारिक है। तो इसमें आइसोटोप्स कौन कौन से हैं वो बताओ, जिनके परमाणु क्रमांक इक्वल हैं, कौन कौन से हैं देख लो, देख लेंगे परमाणु क्रमांक किन किन के इक्वल हैं। 6C12 हो गया, 6C13 हो गया, ये सारे के सारे क्या हैं, आइसोटोप होंगे। आइसोबार बताने हैं, वर्गीकरण करना था। ठीक है, आइसोबार बताने, आइसोबार कौन कौन है, जिनके परमाणु भार समान है, कौन कौन है देख लो, 6C14 है और एक 7N14। तो ये हमारे आइसोबार और आइसोटोप्स हो गए। यही हमें बताना था, एक सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे, डी ब्रोगली सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। देखो जो डी ब्रोगली सिद्धांत है वो हमें क्या बताता है, हमें बताता है जब भी कोई कण किसी वेलोसिटी से मूव करता है, गति करता है,
तो अपने साथ एक तरंग को छोड़ते हुए चलता है, अपने साथ एक तरंग लेकर चलता है। यही हमें डी ब्रोगली ने बताया था और एक फॉर्मूला हमें दिया था। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है डी ब्रोगली का? इस क्वेश्चन को मैं साइड में कर दे रहा हूँ, फोर्थ का डे पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 4 का डे पार्ट। क्या फॉर्मूला है? डी ब्रोगली का सिद्धांत आप लिख लेंगे। फॉर्मूला क्या है? डी ब्रोगली की समीकरण देनी है, लैम्डा बराबर होता है h/p। ये बहुत बार पूछा जाता है आपसे इस सेट में, ठीक है। इस सेट में भी पूछा गया है पिछले एक आध क्वेश्चन में, और हर सेट में ये क्वेश्चन आ रहा है। अब हमसे क्या कह रहा है? हमसे कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से 0.41 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्ध्य का एक इलेक्ट्रॉन पुंज उत्पन्न करने के लिए आपको कितना विभवांतर लगाना पड़ेगा? हमें उसने लैम्डा दे दिया है, उस इलेक्ट्रॉन की तरंगदैर्ध्य दे दी है 0.41 एंगस्ट्रॉम। ये बात क्लियर होगी आप सभी के। अब जो है हमें विभवांतर बताना है। देखो एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है विभवांतर में, 12.21/√v एंगस्ट्रॉम, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो लैम्डा की वैल्यू उसने हमें दी है 0.41, 12.21 डेल्टा वी। इसी मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, डेल्टा वी कितना आ जाएगा यहाँ से? डेल्टा वी आ जाएगा बच्चों 12.21 बटे 0.41, पॉइंट सा पॉइंट कट जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 1221, और यहाँ आ जाएगा आपका डेल्टा वी, ठीक है। ये आपका आ जाएगा, और ये आप इसको आगे सोल्व कर लेंगे तो मुझे आंसर, इसका आंसर आप मुझे बता देंगे, ठीक है, कि आंसर इसका कितना आएगा। एक चीज़ यहाँ 7 है, 12.27 है, इसको ठीक कर लेंगे यहाँ, ठीक है। यहाँ से आप इसको कैलकुलेट करके मुझे आंसर बता देंगे इसका। यहाँ जो है 41 हो जाएगा ये, ठीक है। इसको आंसर, इसको दोनों तरफ का स्क्वायर रूट कर देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा 20 हो जाएगा यहाँ, और यहाँ हो जाएगा 1227 गुना 1227, और यहाँ हो जाएगा 41 गुना 41। क्लियर? तो ये जो है, ये आप इसको आगे कैलकुलेट कर लेंगे, ये आपका आंसर यहाँ से निकल के आ जाएगा। यही हमें बताना था। अब जो है फिफ्थ का क्या पार्ट क्या है? वैद्युत द्विध्रुव के लिए निरक्षीय स्थिति की में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना एक डेरिवेशन है सिंपल सा, जिसको आप कर ही लेंगे। फिफ्थ का जो है ख पार्ट में आपको करा रहा हूँ, वैद्युत चालकता को परिभाषित कीजिए। वैद्युत चालकता क्या होती है बच्चों? उसको हमें परिभाषित करना है। तो वैद्युत चालकता जो है, जो हमारी प्रतिरोधकता होती है उसका इन्वर्स होता है, ठीक है। वैद्युत चालकता क्या होती है? जो हमारी प्रतिरोधकता होती है रो, जिसको हम रो बोलते हैं, उसका इन्वर्स होता है, ठीक है। तो फिफ्थ का क्या पार्ट आप कर लेंगे, डेरिवेशन है, वो मैं नहीं कराऊंगा आपको, ठीक है, वो आप सभी कर लेंगे। फिफ्थ का क्या पार्ट हम कर रहे हैं, वैद्युत चालकता को परिभाषित कीजिए। देखो तो इसका जो हम सिग्मा बोल सकते हैं, ये होता है 1/ρ। इसकी परिभाषा आप, डेफिनेशन आप लिख लेंगे खुद, कि प्रतिरोधकता के प्रतिलोम को, जो प्रतिरोधकता होती है हमारी रो, उसके प्रतिलोम को हम क्या बोलते हैं? उसके प्रतिलोम को हम बोलते हैं वैद्युत चालकता, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या दिया उसने? हमसे कह रहा है कि एक चालक के पदार्थ की विद्युत चालकता की गणना कीजिए जिसकी लंबाई 3 मीटर है। हमें लंबाई दे दी है, लंबाई दे दिया उसने हमें 3 मीटर, ठीक है। परिच्छेद क्षेत्रफल दे दिया है तार का 0.02 मिलीमीटर स्क्वायर। ये परिच्छेद क्षेत्रफल क्या होता है देख लेंगे बच्चों। सपोज ये हमारा तार है, ठीक है, तार का एक सिरा है, तो ये तो उसने हमें दे दी तार की लंबाई, ठीक है। और ये जो क्षेत्रफल होता है इसको हम ये बोलते हैं, ये क्षेत्रफल परिच्छेद क्षेत्रफल बोलते हैं। ये हो गया हमारा। अब यहाँ से बच्चों ये मिलीमीटर है, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे जब हम, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा 0.02 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। ये बात क्लियर होगी सभी बच्चों के। अब हमसे क्या बोल रहा है? इसका प्रतिरोध भी दिया उसने, प्रतिरोध हमें दिया उसने 2 ओम, ठीक है बच्चों। हमसे बोलता है इसकी वैद्युत चालकता बताओ, यानी हमें सिग्मा बताना है। देखो बच्चों सिग्मा हमें निकालना है। अब आप सभी को एक फॉर्मूला पता होता है, एक फॉर्मूला होता है हमारा, R बराबर होता है ρ/L/A, ठीक है ना। बात इतनी, यहाँ से यदि मैं रो निकालूँ तो रो बच्चों कितना आ जाएगा? रो कितना आ जाएगा? रो आ जाएगा RA/L, ठीक है। अब आपको पता है कि जो सिग्मा है वो होता है 1/ρ के, तो यहाँ से सिग्मा कितना आ जाएगा बच्चों? सिग्मा कितना आ जाएगा? इसको उल्टा कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा
L बटे R इंटू ए। L की वैल्यू आपको दी है 3 मीटर है, R की वैल्यू दी है 2, इसकी वैल्यू 0.02 10 की पावर कितना हो जाएगा -6। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आप सभी के क्लियर हो गया होगा। बस अब कुछ नहीं करना, इसको आगे सोल्व करना है सिंपल। तो इसको हम सोल्व करके लिख देंगे। ठीक है, इसको आप सोल्व करके लिख देंगे, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल इसका कर देंगे हम। ठीक है, तो ये जो है आपका लगभग जो आंसर आएगा 7.5 10 की पावर 7 ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स, ये आपका आंसर आ जाएगा बच्चों। इसको कैलकुलेट कर लेंगे आगे। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या बोलता है, सिद्ध कीजिए कि किसी लंबी परिनलिका का जो स्वप्रेरकत्व होता है ये इतना होता है। एक डेरिवेशन है सिंपल, इसको भी आपको खुद ही करना है, ये भी आपको मैं नहीं कराऊंगा। डेरिवेशन बच्चों मैं नहीं करा रहा हूँ आपको, क्योंकि वो सिंपल है, वो एक निश्चित चीज़ है कि आपने सबने पढ़ा हुआ है, उसको आपको तैयार करना है। ठीक है, जो कुछ अलग क्वेश्चन होता है वही मैं करा रहा हूँ सेट में। अब जो है मैं 5th का जो गै का अथवा वाला पार्ट है उसको हम कर रहे हैं। उसमें हमसे क्या बोलता है कि एक अनुनाद अवस्था में एक श्रेणी LCR परिपथ की प्रतिबाधा क्या होगी। एक LCR परिपथ है, अनुनाद की कंडीशन है, तो इस कंडीशन में जो प्रतिबाधा होगी, प्रतिबाधा को हम क्या बोलते हैं बच्चों, Z बोलते हैं। Z से रिप्रेजेंट करते हैं प्रतिबाधा को। हमसे प्रतिबाधा निकलवा रहा है। ठीक है, 5th का जो गै पार्ट है उसको हम कर रहे हैं अथवा वाला पार्ट। क्लियर बात इतनी। तो LCR परिपथ की प्रतिबाधा क्या होगी अनुनाद की अवस्था में। देखो प्रतिबाधा का फॉर्मूला क्या होता है, Z बराबर होता है R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है बच्चों। अब देखो जो अनुनाद होता है, अनुनाद की एक शर्त होती है, अनुनाद की शर्त होती है कि XL बराबर होता है XC के। ठीक है, तो जब XL बराबर XC के होगा तो ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी ना, तो Z बराबर क्या हो जाएगा हमारा, Z बराबर हो जाएगा R², और यहाँ से Z बराबर किसके आ जाएगा, R के। सिंपल सी बात है, ये तो हमारा प्रतिबाधा में बता दिया। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछता है, क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारा जो है 100 मिली हेनरी का प्रेरकत्व है। L की वैल्यू दे दी उसने हमें। ठीक है, L की वैल्यू दे दी है, कितनी है 100 मिली हेनरी, और श्रेणी क्रम में एक प्रतिरोध, एक परिवर्तित संधारित्र तथा 2.0 किलो हर्ट्ज प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जुड़ा हुआ है। उसमें फ्रीक्वेंसी हमें दी है, इसकी फ्रीक्वेंसी दी है 2.0 किलो हर्ट्ज। धारिता का मान क्या होना चाहिए, जो धारिता इसमें जुड़ी है, जो संधारित्र जुड़ा है उसकी धारिता कितनी होनी चाहिए, यह हमें बताना है। और कंडीशन है जिससे परिपथ में अधिकतम धारा प्रवाहित हो सके। बच्चों किसी भी परिपथ में अधिकतम धारा प्रवाहित कब होगी, यदि मैं LCR परिपथ की बात करूं, जब उसका Z, क्योंकि बच्चों सबको पता है धारा का फॉर्मूला होता है I बराबर V/Z। ये मैक्सिमम कब होगी I, मैक्सिमम तभी तो होगी I जब Z मिनिमम होगा, और Z मिनिमम कब होता है अनुनाद की अवस्था में। तो एक कंडीशन यही है, अधिकतम धारा के लिए अधिकतम धारा के लिए पता है आपको XL बराबर XC के होता है, अनुनाद की कंडीशन होती है। ठीक है, इसके लिए हमें C कैलकुलेट करना है बच्चों। तो XL का फॉर्मूला आप सभी को पता है, ओमेगा इंटू L होता है, XC का होता है 1/ωc। ठीक है बच्चों, ओमेगा की वैल्यू आपको पता होती है 2πf होती है, तो यहाँ हो गया 2πf इंटू L, यहाँ हो गया 1/2πf इंटू C। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो बच्चों C कितना आएगा, यहाँ से लगभग एक फॉर्मूला बनता है, 2 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 4 हो जाएगा, π² हो जाएगा 4πf² और इंटू L इंटू C। ठीक है बच्चों, C तो हमें निकालना ही है, ये फॉर्मूला बन जाता है C का। फॉर्मूला बहुत बार यूज़ हुआ है, यदि कभी हमें अनुनाद की अवस्था दी हो और हमसे धारिता पूछे तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, कहाँ से आया, अनुनाद की कंडीशन होती है XL बराबर XC, XL की वैल्यू पुट करेंगे, XC की पुट करेंगे, तो यहाँ से हमारा C निकल के आ जाएगा। F की वैल्यू और L की वैल्यू उसने में दी है सिंपली बच्चों, तो सिंपल सा काम हम कर देंगे, C बराबर 4
इंटू पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे। इसको हम जो है हर्ट्ज में चेंज कर लेंगे, 10 की पावर 3 हर्ट्ज हो जाएगा ये बच्चों, ठीक है। मिली हेनरी को हेनरी में कन्वर्ट कर लेंगे, 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से जो f है वो कितना आ जाएगा आपका, इसका जब मैं स्क्वायर करूँगा तो ये हो जाएगा 4, ठीक है। और 10 की पावर 3 का स्क्वायर करूँगा तो हो जाएगा 10 की पावर 6, ठीक है बच्चों। f की वैल्यू हमने पुट कर दी है, l की वैल्यू पुट कर लो। देखो 10 की पावर 3 एरी 2 एरी कितनी पावर बची, 10 की पावर -1 हर्ट्ज, ठीक है। तो यहाँ जो है 10 की पावर क्या कर देंगे -1, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों c कितना आ रहा है हमारा, c आपका आ जाएगा 1/4 पाई स्क्वायर, ठीक है। अच्छा इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर लेंगे तो 16 हो जाएगा बच्चों, 16 हो जाएगा ना। 16 गुना पाई का वैल्यू रख रहा हूँ 22/7, 22/7 तो 7 ऊपर पहुँच जाएगा, 22 गुना 22 कर दिया मैंने, पाई स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब बच्चों यहाँ से आपको आगे जो है आप सोल्व खुद कर लेंगे। यहाँ से आगे ये 7 जो है जो 22/7 है वो मैंने ऊपर लिख दिया यहाँ, ठीक है। 4 चौक 16 हो गया, 10 की पावर 6 एरी और 1 एरी, 10 की पावर कितनी बचेगी -5, ठीक है बच्चों। यहाँ से आगे आप सिंपल आप खुद ही सोल्व कर लेंगे। तो जो भी आंसर आएगा वो आप यहाँ कमेंट करके मुझे सेक्शन में बता दें, कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चल रहे हैं। हाइगेंस का तरंगी का सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के तरंगों के परावर्तन की व्याख्या करनी है। तो परावर्तन के लिए 2 शर्त आपको पता है, एक तो आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल में होना चाहिए। दूसरी बात जो आपतन कोण होता है उसका मान परावर्तन कोण के इक्वल होना चाहिए। दोनों चीज़ें हम जो हाइगेंस ने हमें जो सिद्धांत बताया, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चल रहे हैं। 5th का जो डे पार्ट है उसको पढ़ लेंगे सभी बच्चे एक बार। 5th का जो डे पार्ट है हमसे क्या बोल रहा है, 5th का डे पार्ट देखो क्या बोलता है। डे पार्ट में हमसे कह रहा है कि एक धातु का जो कार्यफलन है बच्चों, कार्यफलन को हम जो है 4.5 से रिप्रेजेंट करते हैं हम। कुछ किताब में इसको जो है W से भी रिप्रेजेंट किया गया है, हम इसको 5 से रिप्रेजेंट करेंगे। 5 जो है कितना दिया है क्वेश्चन में हमें 4.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। और हमसे क्या बोल रहा है कि एक 100 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य है, लैम्डा का मान कितना है 100 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। और ये जो एक्स किरणें एक धातु पर गिराई जाती हैं तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन, जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन होंगे वहाँ से उनकी हमें मैक्सिमम ऊर्जा, अधिकतम गतिज ऊर्जा कैलकुलेट करनी है, ठीक है। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की एक सिंपल सी बात है कि कहीं भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होता है वो कब होता है कि जो हमारी प्रकाश की उस पर तरंग दैर्ध्य गिर रही है, जो एक निश्चित आवृत्ति है, उस आवृत्ति से उसकी वैल्यू यदि अधिक होगी तो हमारा क्या होगा, वहाँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। दूसरी बात, जो ऊर्जा होती है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। किस किस में, एक तो कार्यफलन में और गतिज ऊर्जा में। तो टोटल ऊर्जा जो होती है E वो 2 जगह डिवाइड होगी बच्चों। किस किस में, एक तो फाई में, कार्यफलन में और गतिज ऊर्जा में, ठीक है। गतिज ऊर्जा आपको निकालनी है तो सिंपल सी बात है, गतिज ऊर्जा E के बराबर किसके हो जाएगा, E - फाई। E कितना होता है, देखो E होता है h म्यू, ठीक है। फाई के लिए उसने में दी है। अब म्यू तो हमारे पास है नहीं, लेकिन इस म्यू को हम कन्वर्ट कर लेंगे C/λ में। तो ये हमारा सिंपल सा एक रिलेशन बन जाएगा। इसमें आपको वैल्यू पुट करके फॉर्मूला, ये आंसर हम कैलकुलेट कर लेंगे। h की वैल्यू होती है 6.64 10 की पावर -34, c की वैल्यू होती है 3 × 10 की घात 8। लैम्डा की वैल्यू बच्चों, लैम्डा कितना हो जाएगा यहाँ से, देखो लैम्डा जो है 100 एंगस्ट्रॉम है, इसमें कन्वर्ट कर देंगे इसको मीटर में, 10 की पावर -10 तो कितना हो जाएगा 10 की पावर -8 मीटर। ये हमारा लैम्डा निकल के आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा हमारा फाई कितना दिया उसने हमें 4.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको कन्वर्ट कर लेंगे हम किस में, जूल में। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट कर लेना है। तो आप सभी को पता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, हम जो है उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 1.6 10 की पावर -19 से, ठीक है बच्चों। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी, इसको आगे का आप सोल्व कर लेंगे, ठीक है। ये अब इसमें आपको सोल्व करना है बस ये क्वेश्चन, और इसका जो आंसर होगा आपका वो लगभग मैं आपको बता रहा हूँ 191.6
10 की पावर माइनस 19 जूल ये आंसर हो जाएगा, इसको कैलकुलेट कर लेंगे आगे। ठीक है, तो ये जो है हमने कर लिया है। अब मैं आगे के क्वेश्चन की तरफ चल रहा हूँ। यंग का व्यतिकरण हमें प्रूफ करना है इसमें, फ्रिंजों की दूरी के लिए सूत्र। पांचों क्वेश्चन कंप्लीट है। छठे का जो अथवा वाला पार्ट है वो हमसे क्या बोल रहा है, हमसे कह रहा है कि प्रकाश की एक किरण है, ठीक है, और प्रकाश की एक किरण जो है वो अवतल लेंस द्वारा अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो रही है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है सभी बच्चों के? अवतल लेंस के द्वारा जब किसी भी अवतल लेंस पर एक प्रकाश की किरण पड़ी तो पड़ने के बाद तुरंत मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रही है। किरण आरेख हमें इसका बनाना है और ये कब हो सकता है ये बताना है। ठीक है, ये और इसके बाद एक न्यूमेरिकल दिया, तो पहले मैं इस क्वेश्चन को देख लेता हूँ कैसे करेंगे, किरण आरेख कैसे बनेगा। एक बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 10th लेवल का क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन में हमसे पूछता है कि एक हमारा अवतल लेंस है बच्चों, ठीक है, ये अवतल लेंस हो गया हमारा, और अवतल लेंस पर एक प्रकाश की किरण पड़ी और वो मुख्य अक्ष के समांतर होगी। कब होता है ऐसा बच्चों? देखो बच्चों ये कंडीशन जो है वो पॉसिबल कब है? देखो ये यहाँ इसका एक फोकस हो जाएगा, एक फोकस इधर होगा, दो फोकस होते हैं, आप सभी को पता है। देखो ये कंडीशन कब है? एक प्रकाश की किरण यदि ऐसे आती है, ठीक है, और हम इसको जो है आगे की तरफ मिलाते हैं तो कहाँ जाके मिलती है? फोकस पे जाके मिलती है। ठीक है बच्चों, कहाँ जाके मिलेगी? फोकस पे जाके मिलेगी, ये इसका फोकस है। अब यहाँ जैसे प्रकाश की किरण जैसे वो यहाँ टकराएगी तो टकराने के बाद क्या होता है, हमने देखा कि वो मुख्य अक्ष के समांतर होगी। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा बच्चों इसलिए तो हो रहा है क्योंकि ये किरण आप देखो, ये किरण जो है कहाँ जा रही थी? ये किरण फोकस पे जा रही थी। तो सिंपल सी बात है कि कब ऐसा होगा? जब किरण कहाँ इंसिडेंट होगी, कहाँ आपतित होगी? फोकस पर। ठीक है, तो ऐसा तब होगा जब जो प्रकाश की किरण है वो कहाँ आपतित होगी? फोकस पर। फोकस पर आपतित होगी। ठीक है, तो ये जो है ये हमारा इसका सोल्यूशन है बस। अब जो है इसमें न्यूमेरिकल, उसने क्या पूछा बच्चों? न्यूमेरिकल देख लेंगे। ये न्यूमेरिकल एक इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है, कई बार पहले पूछा जा चुका है, तो मैं उसको आपको बता दे रहा हूँ। हमारा जो है एक लेंस है और वो कांच का बना है, अपवर्तनांक उसने हमें दिया है। ठीक है, तो ये अपवर्तनांक जब भी कांच का अपवर्तनांक देगा, सिंपल यदि किसी चीज़ का अपवर्तनांक हमें देता है बच्चों, तो वो अपवर्तनांक हमेशा ही वायु के सापेक्ष होता है। ठीक है, यदि सिंपली दे रहा है कि एक कांच है उसका अपवर्तनांक कितना है, तो उसको हम क्या मान सकते हैं? उस अपवर्तनांक को वायु के सापेक्ष मान सकते हैं। तो बच्चों 1/f 1/20 आ जाएगा और यहाँ से f आ जाएगा हमारा p सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद हम क्या काम करेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में जो है हमसे उसने क्या पूछा है, हमसे उसने जो है क्षमताओं का अनुपात पूछा है। तो p बराबर कितना जाएगा? 100/f, 100/20 बराबर कितना आ जाएगा? 5 डायोप्टर। ठीक है, अब ये तो हमारा एक कंडीशन के लिए आ गया। दूसरी कंडीशन में हमसे क्या बोल रहा है वो, हमसे लेंस को एक द्रव में रखवाया जा रहा है, और द्रव के लिए हमने क्या काम करा बच्चों? LNG कैलकुलेट करा है यहाँ से, और LNG कैलकुलेट करने के लिए क्योंकि अब लेंस को द्रव में डुबाया जा रहा है, क्यों? तो अपवर्तनांक किसका होगा? कांच का होगा। किसके सापेक्ष? द्रव के सापेक्ष। इसको निकालने के लिए हम यूज कर लेंगे किसका अपवर्तनांक? कांच का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष बटे द्रव का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष। ठीक है, यहाँ से इसको सोल्व करेंगे, 1.5 बटे 1.25 आ जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, उसमें से 1.5 घटाएंगे तो 0.25 आ जाएगा। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल होगा, इसको सोल्व करेंगे 0.2 आ जाएगा यहाँ से। ठीक है बच्चों, इसकी मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे तो 0.4 आ जाएगा, ये f की वैल्यू आ गई। इसको उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20 बटे 0.4, तो यहाँ से f कितना जाएगा हमारा? 50 सेंटीमीटर। ये f आ गया, यहाँ से p निकाल लेंगे तो p कितना जाएगा? 100/f, तो कितना जाएगा हमारा? 2 डायोप्टर। इसको P1 मान लो बच्चों, इसको मान लो P2। इन दोनों का अनुपात कितना हो जाएगा? P1 बटे P2 कितना हो जाएगा? 5:2। यही हमें कैलकुलेट करना था बच्चों। तो एक बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और इसमें कुछ ज़्यादा नहीं, हमें कुछ नहीं करना है, सिंपल सा एक लॉजिक है, उसको आपको ध्यान में रखना है कि जब मैं लेंस को वायु में रखूँगा तो वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक कैलकुलेट करना है, जब लेंस को द्रव में डुबाऊंगा तो द्रव के सापेक्ष हमें अपवर्तनांक की वैल्यू को यहाँ पुट करके चलना है। ठीक है बच्चों,
तो आज की क्लास में बस इतना ही, हम आज इतना ही करते हैं बच्चों। इसकी अगली क्लास में हम इसके आगे का कंटिन्यू करेंगे, 7th क्वेश्चन पे चलेंगे। बच्चों फिर से मैं आपको एक बार याद दिलाना चाहूँगा कि आपके पास जो है 1 महीना है बच्चों, और उस 1 महीने के अंदर आपको अपनी तैयारी कंप्लीट करनी है, क्योंकि जुलाई में आपके एग्ज़ाम होंगे। ठीक है, तो बच्चों आज की वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को अच्छे से बहुत से लोगों को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और चैनल को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करें प्लीज़। ठीक है, ये आपसे रिक्वेस्ट होगी, तभी हम आगे वीडियो बना पाएंगे जितना आप हमें मोटिवेट करेंगे। और जो बच्चे केमिस्ट्री की और इंग्लिश के अनसॉल्व पेपर की वीडियो चाहते हैं तो वो बच्चे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। ठीक है, प्रत्येक बच्चे का ये ड्यूटी है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें बच्चों। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही बस। थैंक यू सो मच।